गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम थोड़ा सा इंजेश हो गए, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमने लास्ट पढ़ी थी। अब उनकी जो क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वो क्या है? जो क्रियाशीलता का ऑर्डर है, सबसे अधिक क्रियाशील है वो कौन सा है? बेंजिलिक हैलाइड है। कौन है ये? बेंजिलिक हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। बेंजिलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड और ये एरिल हैलाइड। देखिए, अब जो बेंजिलिक हैलाइड है वो SN1 प्रकार की क्रिया दर्शाता है। बेंजिलिक हैलाइड SN1 प्रकार की क्रिया दर्शाता है। कितने प्रकार की दर्शाता है? SN1 प्रकार की। जिसमें क्या होता है? जिसमें भाई SN1 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने। SN1 प्रकार की अभिक्रिया दो प्रकार की थी, इन दो पदों में संपन्न हो रही थी। जिसमें प्रथम पद में बना कार्ब धनायन अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और जो क्या होता है? जो कि अधिक क्रियाशील है। जो क्या है? अधिक क्रियाशील है। देखिए कैसे बेंजिलिक जो हैलाइड है वो SN1 प्रकार की क्रिया दर्शाता है। SN1 प्रकार की क्रिया हमने आपको बताई थी, इनको हम एकणुक नाम से कहते हैं और दो पदों में संपन्न होती है। जो प्रथम पद में कार्ब धनायन बनता है, CH2Cl। जो कैसे होगा? CH2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बन पे कैसा आ जाए? धनायन आ जाए। वो क्या होता है? कार्ब धनायन होता है। कार्बन पर क्या आ जाए? धनायन आ जाए। वो क्या होता है? कार्ब धनायन होता है। ध्यान से देखिएगा। देखो अब आगे जो क्या होता है, अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम इसकी अनुनाद संरचनाएं बनाएंगे। ध्यान से देखो भाई, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन, यानी कि एकांतर कार्बन में डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन पर क्या है? केवल और केवल एकल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाए? इधर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए इसके पास? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? धनायन। ये फिर अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाए? इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। ये कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे दे दे, तो इनके मध्य में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी।
अभी इस कार्बन पे आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, देखो अब, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या हो कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आ जाए, CH2 यहाँ पे आ जाए। अब जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो कि ये वाले कार्बन कहाँ जाए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ पे, और फिर CH2 पे क्या आ जाएगा, पुनः कार्ब धनायन आ जाएगा। देखो अब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अरेंजमेंट है वो एक इधर एक इधर, और वो कहाँ जाएगा, इधर, और ये क्या हो जाएगा, CH2 का धनायन हो जाएगा। अब ये देखो बेंजील कार्बन धनायन की अनुनादी संरचना, बेंजील कार्ब धनायन की अनुनादी संरचना। बेंजील कार्ब कार्ब धनायन की अनुनादी संरचना। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, नया टॉपिक है फ्रियोन। नया टॉपिक क्या है, फ्रियोन। फ्रियोन जो है, देखो भाई जो फ्रियोन है वो मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। फ्रियोन क्या होते हैं, मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, अर्थात CFC जिनको हम बोल देते हैं। क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो किस किस के होते हैं, मैथेन और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रियोन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, CFC भी कहते हैं। CFC आपने 10th में पढ़ा होगा। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो फ्रियोन है ये किसके व्युत्पन्न होते हैं, फ्रियोन मैथेन व एथेन के फ्लोरो क्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, इन्हें CFC का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हें CFC कहते, इन्हें क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। निर्माण विधि देखो भाई, अब इसका निर्माण कैसे होगा, देखो भाई इन्हें एक तो CCl4, इन्हें CCl4 या C2Cl6। C2Cl6 का मतलब क्या, हेक्साक्लोरोएथेन। इन्हें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या C2H6। C2H6 का मतलब क्या है, हेक्साक्लोरोएथेन की क्रिया HF से कराकर
CCl4 या C2Cl6 की क्रिया किससे कराकर, HF से कराकर इन्हें तैयार किया जाता है। जो फ्रियोन है इनको कैसे तैयार करेंगे, मैथेन एथेन के फ्लोरो उत्पन्न होते हैं, इन्हें CFC कहते हैं। इन्हें CCl4 या C2Cl6 की क्रिया HF से कराकर इनको तैयार किया जाता है। अब देखेंगे कैसे। तो पहले तो हम CCl4 से देखेंगे और फिर किससे देखेंगे, C2Cl6 से। पहले तो किससे देखेंगे, CCl4 से देखेंगे, फिर किससे देखेंगे, C2Cl6 से। देखो CCl4 प्लस HF, CCl4 प्लस HF किसकी प्रेजेंटेशन में, SbCl5 की प्रेजेंटेशन में। ये जो लुई शामिल है वो कौन सा ले लिया हमने, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड ले लिया। ठीक है, अब इनकी उपस्थिति में करारे, देखो हम बनाना क्या है, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बनेगा। क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न किनका, मैथेन व एथेन का। अभी हम क्या लिया है, मैथेन लिया है। देखो भाई, एक H के साथ बाहर हो जाएगा कौन, एक H के साथ, ये जो एक H है इसके साथ एक Cl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HCl। अभी क्या बचेगा, CCl3F प्लस HCl। ध्यान से देखो, CCl3F प्लस HCl। अब यदि हम, ये तो हमने मैथेन का लिया था, अब किसका ले ले, एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बनाए, C2Cl6 प्लस, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 2HF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2HF, SbCl5। तो क्या बनेगा, C2Cl4 F2 प्लस 2HC। इधर देखेंगे अब हम लोग, जो ये है Cl6 है, क्या है, Cl6, तो 2H के साथ 2Cl बाहर हो जाएंगे तो क्या बचेगा, Cl4 बचेगा, C2Cl4 और ये दोनों F जुड़ जाएंगे, C2Cl4F2 प्लस 2HCl। ये फ्रियोन बन गया, ये भी फ्रियोन बन गया। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए ये फ्रियोन कौन सा है, ये कौन सा है, ये फ्रियोन 11 है, ये फ्रियोन 112 है। फ्रियोन 11। अब ये 11 क्यों है, 112 क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको फ्रियोन 11 बनाना हो तो इसी की रिएक्शन फिर HF से करा दो, तो वो फ्रियोन 12 बन जाएगा। SbCl5 तो क्या बन जाएगा, CCl2F2, एक H के साथ Cl बाहर हो जाएगा, ये क्या बन गया, फ्रियोन 12। क्या बन गया, फ्रियोन 12 बन गया। अब हम फ्रियोन का जो नामकरण करेंगे, फ्रियोन का जो नामकरण करेंगे, जैसे हमने फ्रियोन 11 नाम दे दिया, फ्रियोन 112 नाम दे दिया, 112 भी फ्रियोन 12 नाम दे दिया, कैसे दिया, अब हम इसके बारे में जानेंगे। चलो इसी के एक साथ करा देते हैं, फ्रियोन का नाम को इधर करा देते हैं। दिख रहा है ना सभी को, दिखता रहा है ना सभी को, हाँ ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण, देखो फ्रियोन का नामकरण कैसे करेंगे। देखो नामकरण करने में इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें इसका फॉर्मूला है
फ्रियोन एक्स वाई जेड, फ्रियोन नाम लिखेंगे और फिर क्या लगा देंगे एक्स वाई जेड, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो x बराबर क्या है c माइनस वन, एक्स बराबर क्या लेंगे c माइनस वन, और y बराबर क्या लेंगे y बराबर h प्लस वन, y बराबर क्या लेंगे h प्लस वन, और जो z होगा z बराबर क्या होगा, z बराबर होगा f, z बराबर क्या होगा f, अर्थात जितने f होंगे उनकी संख्या, जितने कार्बन होंगे उनमें से एक कार्बन घटा देंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उसमें एक और जोड़ देंगे। जैसे सपोज करो कि 2 हाइड्रोजन हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, वो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो y बराबर h प्लस एक, z बराबर f और x बराबर c माइनस वन। अब हम आपको आसानी से इजीली तरीके से धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं CCl3F, CCl3F। देखो भाई आपसे पूछा जाए CCl3F फ्रियोन कौन सा है, कि ये कौन सा फ्रियोन है, देखेंगे y सॉरी x क्या है C माइनस वन, देखो C माइनस वन, C कितना है एक, एक माइनस एक, y h कितना है जीरो, जीरो प्लस एक, z बराबर f, f कितना है एक, ये तो हो गया x y z, एक माइनस एक गया जीरो, जीरो में एक जोड़ा एक, और ये तो क्या नाम हो जाएगा इसका फ्रियोन। अब x की वैल्यू कितनी है जीरो, y कितनी एक, z कितनी एक, एक एक, फ्रियोन एक। अगर यदि जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले ले C2C4 C2 Cl4 और F, ये एग्जांपल बिल्कुल सिंपल से C2 Cl4 F2, इसको हमने क्या नाम दिया फ्रियोन 1,1,20। देखो कैसे x बराबर y एक माइनस c माइनस एक, x बराबर क्या होगा c माइनस एक, यहाँ पर कार्बन कितने दो माइनस एक, दो कार्बन है, y बराबर h प्लस एक, h कितना है जीरो प्लस में एक, और z बराबर क्या होता है f, f कितने हैं दो, तो यहाँ पर क्या बना दो में से एक गया तो एक, एक और ये दो, तो इसका नाम क्या हो गया फ्रियोन 1,1,12। कौन सा हुआ ये फ्रियोन 1,1,12। अब जो हम नेक्स्ट बात करें, एक यदि एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं C2F4 Cl2, C2F4 Cl2, यदि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा दो माइनस एक, दो कार्बन है, दो माइनस एक, H जीरो प्लस एक, F, F बराबर कितने हैं चार, देखो क्या बनेगा 1 1 4, दिख तो रहा है ना सभी को C2F4 तक। ये नहीं दिख रहा है, फ्रियोन 1,1,12 दिख गया। अब यहाँ पर तो दिख रहा है, दिख जाएगा आई थिंक C2F4 Cl2, इसका नाम लिखना है हमें तो दो माइनस एक बराबर एक, जीरो प्लस एक बराबर एक, और F कितने हैं चार, तो इसका नाम क्या हुआ फ्रियोन 1,1,4, फ्रियोन 1,1,4। देखिए इसको दो माइनस एक किसके लिए आया है C माइनस वन एक्स के लिए आया है, जीरो प्लस एक किसके लिए आया y के लिए आया, और चार किसके लिए आया z के लिए आया। z कितने अपने f कितने हैं
4, तो 4 लिख दिया। अब सभी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है फ्रियोन के गुण और फ्रियोन के उपयोग। गुण गुण भी भौतिक गुण पढ़ेंगे, जो फ्रियोन के जो भौतिक गुण है वो पढ़ेंगे। रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव। रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। पहला गुण क्या हुआ? रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। नंबर 2, अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। नंबर 3, उच्च ताप व दाब पर। उच्च ताप व दाब पर कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ताप और दाब पर ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं, अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, उच्च ताप एवं दाब पर क्या कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रियोन के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? फ्रियोन के उपयोग। कि फ्रियोन के उपयोग क्या होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो उपयोग है वो क्या है? भैया किसी से क्रिया नहीं करते तो अक्रिय विलायक के रूप में ले लेंगे। अक्रिय विलायक के रूप में इनका उपयोग कर लेंगे। और जो अपने फ्रिज व एसी जो होते हैं, फ्रिज और जो एयर कंडीशनर होते हैं, उनमें शीत भंडारण में प्रशीतक के रूप में फ्रिज व एसी के शीत भंडारों में प्रशीतक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है, देखो अपना चैप्टर जो है ये खत्म होने के कगार पे है। अब फ्रियोन के बाद है अपना डीडीटी, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। डीडीटी के बाद है बीएचसी, वो भी बहुत ही छोटा टॉपिक है।
तो ये चैप्टर लगभग खत्म होने पर ही है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वो नहीं है ये चैप्टर, और ना ही जो कोई ज़्यादा टेंशन लेनी है। आपको पढ़ना है आराम से, घर पे भी पढ़ना है, शांति से बैठ के पढ़ना है। कोई भी समस्या आती है तो हमें बताना है। देखो, अब जो फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव, फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव, ये देखना है कि फ्रियोन पर्यावरण पर अपना प्रभाव किस प्रकार से डालती है। देखेंगे, रिपोर्ट पे ध्यान देखते हुए चलना है। देखो, आपको पता ही है जो फ्रियोन है ये क्या करती है, ओजोन गैस का क्षरण करती है। जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत का क्या करती है, क्षरण करती है। क्षरण का मतलब क्या होता है, उनको तोड़ती है। अब इनसे आपने देखा होगा कि जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है और हमारे शरीर में होने वाले नुकसान को रोकती है। लेकिन फ्रियोन क्या करती है, फ्रियोन उस परत का क्षरण करती है, उस परत को तोड़ती है, जिससे आने वाली जो गंभीर समस्याएं, जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, आंखों में मोतियाबिंद है, और प्रतिरोधक क्षमता, जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो घटती है, और त्वचा रोग जो होते हैं बहुत से हो जाते हैं। पौधों की जो क्षतियां होती हैं, जो उनकी वृद्धि जो है उन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से फ्रियोन क्या करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह संताप मंडल में उपस्थित O3 क्या होती है, ओजोन होती है। क्या होती है, ओजोन गैस होती है। O3 परत का हास्य करती है। क्या करती है, O3 परत का हास्य करती है, अर्थात उनको, उस परत को क्या करती है, नष्ट करती है। ये संताप में उपस्थित संताप मंडल में उपस्थित O3 परत, यानी कि जो ओजोन परत होती है, उसको क्या करती है, ये हास्य करती है, उनको तोड़ती है, जिससे विभिन्न दुष्परिणाम, जिससे विभिन्न दुष्परिणाम सामने आते हैं। कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आते हैं? नंबर 1 है कि भाई त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, पौधों की वृद्धि रुकती है। और इस प्रकार से आपको पता है कि जो फ्रियोन है वो पर्यावरण को प्रभावित करती है। भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, घटती है। त्वचा कैंसर, जो त्वचा जो कैंसर होती है उनका होने का खतरा भी बढ़ता है। और आंखों में मोतियाबिंद जैसा
आंखों में जो मोतियाबिंद नामक आपने बीमारी को सुना होगा, मोतियाबिंद नामक बीमारी को सुना होगा, तो वो आंखों में जो मोतियाबिंद है वो इसी के कारण आंखों में मोतियाबिंद बीमारी वो भी बढ़ती है। ये क्या करती है, जो फ्रियोन जो है वो O3 के जो ओजोन है, ओजोन का भाई फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। जो O3 फॉर्मूला है उसके जो O3 से क्या कर लेती है, क्षौरमंडल में नष्ट नहीं होती फ्रियोन, फ्रियोन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जो वो क्षौरमंडल में क्या नहीं होती, सॉरी, अत्यधिक क्रियाशील नहीं होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील नहीं होने के कारण यह क्षौरमंडल में नष्ट नहीं होती है और कहाँ पहुंच जाती है, संताप मंडल में। अगर यदि इसकी क्रियाशीलता अधिक हो तो ये अपने इसी वायुमंडल में, जो अपने क्षौरमंडल है उसी में ये निष्क्रिय हो जाए अगर अत्यधिक क्रियाशील हो तो, लेकिन अत्यधिक क्रियाशील नहीं होती है, जिससे ये कहाँ पहुंच जाती है, संताप मंडल में। और संताप मंडल में पहुंचकर ये मुक्त मूलक आपने पढ़ाया था, हमने आपको मुक्त मूलक पढ़ाया था, तो ये मुक्त मूलक बना देती है और लाखों की संख्या में जो क्लोरीन जो मुक्त मूलक है वो लाखों की संख्या के ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, O2 का कन्वर्जन करता है। अब हम पढ़ेंगे DDT। DDT जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइथिल ट्राइक्लोरो, जो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये पढ़ेंगे, जिसका केमिकल, जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो। देखो डी से डाइक्लोरो, डी से अगली से डाइफेनिल, अगला टी से ट्राइक्लोरो। अब जो इसके साथ जो क्लोरीन जुड़ी होती है वो होती है एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। देखो ध्यान से इसके नाम को आप याद कर लो। अब देखो निर्माण विधि। निर्माण विधि क्या होती है, देखो क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया। क्लोरेल, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरेल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनती है, DDT बनती है। क्या बनती है,
DDT बनती है। अब इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। भाई इसके केमिकल फॉर्मूले में क्या नाम आया, डाइफेनिल। तो इसका मतलब दो तो बेंजीन रिंग होंगे ही होंगे, ये Cl, ये Cl। आपको पता है भाई इस कार्बन पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, इस कार्बन पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। निर्माण क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल ले लिए हमने, की क्रिया क्लोरेल। क्लोरेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, देखो भाई ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, क्लोरेल का। अब देखिएगा, देखो सिंपल से ज्यादा, सॉरी, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अच्छी प्रकार समझ में आएगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये कार्बन के दोनों बॉन्ड फ्री हो गए होंगे, ध्यान से देखो, H2 बाहर हो जाएगा तब। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्या निकली, ऑक्सीजन। अब इस कार्बन के दोनों बॉन्ड फ्री हो गए, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ। अब देखो जो नाम बताया था हमने आपको जो नाम बताया था वो क्या नाम था, क्यों बताया था, देखो एक फेनिल, दो फेनिल। फेनिल क्यों है, हाइड्रोजन बाहर हो गई, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर हो गई। एक फेनिल, डाई क्लोरो, एक क्लोरीन दो डाई क्लोरो, डाई फेनिल, एक फेनिल दो फेनिल, डाई फेनिल। फिर ट्राई क्लोरो, एक दो तीन, ट्राई क्लोरो एथेन, मैथ और एथ। ध्यान से देखो, ये क्या है अपना, किसका फॉर्मूला है, DDT का। किसका फॉर्मूला है भाई, DDT का। अब जो इसके भौतिक गुण है वो क्या है, भौतिक गुणों का उपयोग एक साथ ही करा देते हैं। भौतिक गुण तो आपने देख रखा होगा, सफेद भाई रंग, आपने इसका आपने देखा होगा कि अपने घरों में DDT का यूज होता है, पहले खेतों में भी करते थे कीटनाशी के रूप में, अब भी करते हैं कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग। तो जैसे कहीं भी चींटी वगैरह जो आती है उनके ऊपर व्हाइट से पाउडर से बुलाया जाता है, तो व्हाइट पाउडर किसका होता है, वो होता है DDT का। ठीक है भाई, सफेद, और अवस्था कैसी होती है, ठोस। यौगिक होते, कीटनाशी में इनका उपयोग होता है। कीटनाशी का मतलब कीटों का नाश करते हैं। इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। कीटनाशी क्या होते हैं, जो कीट का भक्षण करते हैं, कीट जो फसलों में जो अपनी जो पैदावार है उनको रोकने में जो सहायक होते हैं वो कीटनाशी होते हैं। लेकिन उन कीटनाशी को खत्म करने में DDT का यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल बचेगा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है BHC, और वो हम कल कंप्लीट करा देंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।